हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे ओनली 186 डीई के बारे में, डायरेक्ट एंट्री के बारे में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हांगकांग स्ट्रीम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टीआरटी स्ट्रीम, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम। अगर 186 वीजा आपको लॉन्च करना है अंडर द न्यू डायरेक्ट एंट्री, नॉट न्यू, इट्स ऑलरेडी देयर। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम में अपना 186 वीजा अप्लाई करना है, तो basically, as an applicant, you need mainly these things. First of all, you need an employer. आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर सके और जो आपको जो ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेशंस के मुताबिक जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आपको सैलरी दे, आपको ऑस्ट्रेलियन इक्विवेलेंट पे दे। ये सब वो सारे रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर की तरफ से होते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर को वो रिक्वायरमेंट्स मीट करने होते हैं। दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस इन अ मोमेंट। फर्स्ट यू नीड एन एम्प्लॉयर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए कि मिनिमम 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए आपके फील्ड में। जो भी ऑक्यूपेशन आप नॉमिनेट करते हो, बिफोर एक्सपीरियंस आपका जो ऑक्यूपेशन है वो 186 के लिस्ट में होना चाहिए। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑक्यूपेशन एक तो 186 के लिस्ट में होना चाहिए। अगर वो लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में फार्मेसी टेक्नीशियन ही घूम फिर के आ जाते हैं। तो अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन हो एंड इफ यू वांट टू डू द डायरेक्ट एंट्री 186, यू कैन नॉट डू इट, है ना, बिकॉज फार्मेसी टेक्नीशियन इज नॉट इन द 186 डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम। अदर देन दैट, अगर फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट कर सकते हैं बिकॉज वो उस लिस्ट में है, और फार्मेसी टेक्नीशियन 186 के लिस्ट में नहीं है, तो फार्मेसी टेक्नीशियन अपना 186 डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। दिस इज द मेन थिंग। आपका पहले तो ऑक्यूपेशन 186 के लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर दे। तीसरा, आपका जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन में आपके पास मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम, पार्ट टाइम है तो मतलब 6 साल का पार्ट टाइम है तो उसको आप 3 इयर्स का फुल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली 20 आवर्स और समथिंग। अगर उससे कम है तो वो प्रो राटा के बेस पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली 3 इयर्स ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इज मस्ट, नॉन नेगोशिएबल। द अदर थिंग इज 6 ईच इन IELTS। आपको कॉम्पिटेंट इंग्लिश क्लेम करना है। अगर आप IELTS दे रहे हो तो आपको 6 ईच लेने हैं। अगर आप PTE दे रहे हो, द 50 ईच। टॉफेल और CAE, उसमें भी उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कोर करना पड़ेगा। बेसिकली आपका जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना चाहिए। अनदर रिक्वायरमेंट से आपके पास आपके एम्प्लॉयमेंट में आपका स्किल असेसमेंट हुआ होना चाहिए, राइट। अगर आप स्किल्ड वीजा करते हो उसमें भी स्किल असेसमेंट करवाना है, 186 करते हो उसमें भी स्किल असेसमेंट करवाना है। 186 का फायदा क्या है कि अगर आप स्किल्ड वीजा करने जाते हो तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस, जो आपने क्वालिफिकेशन या स्किल असेसमेंट लिया, उसके बाद ही मोस्ट लाइकली कैलकुलेट होता है। मोस्ट लाइकली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट लाइकली ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं भी होता है। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि आपने जिस दिन अपना स्किल असेसमेंट करवाया, उसके बाद जो आपका असेस्ड वर्क एक्सपीरियंस है, ओनली दैट एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड फॉर क्लेमिंग द पॉइंट्स। आप उसी एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। वाइल 186 में क्या होता है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन तो ले लिया, मान लो कि आप बैचलर्स ऑफ आईटी कर लिया, लेकिन बैचलर्स ऑफ आईटी करने से पहले अगर आपने पूरा प्रोसेस किया था कि मान लीजिए कि 3 साल का एक्सपीरियंस लिया था। एक्सपीरियंस आपका डिग्री के पहले है, उसके बाद आपने डिग्री ली है, या फिर साथ-साथ डिग्री के साथ-साथ आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो दोनों कंसीडर होंगे, है ना? तो अगर आप प्री क्वालिफिकेशन या ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस लेते हो, वो भी आपके 3 साल के एक्सपीरियंस में कैलकुलेट हो सकता है। नंबर 5, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आपका पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए और आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद का रिक्वायरमेंट है कि जो आपके एम्प्लॉयर है उनकी तरफ से आता है कि एम्प्लॉयर को क्या क्या रिक्वायरमेंट मीट करने हैं। अगर आप 482 एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीजा में जाते हो, इन दैट केस द एम्प्लॉयर हैज टू डू 2 स्टेप्स। 2 स्टेप करने होते हैं, एक होता है SBS, दूसरा होता है नॉमिनेशन। SBS क्या होता है कि दे हैव टू अप्लाई टू द डिपार्टमेंट, उनको डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है और SBS का अप्रूवल लेना है, और SBS का अप्रूवल आने के बाद ही वो लोग नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रीम में जाते हो 186 में, तो यहाँ पे SBS का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके एम्प्लॉयर को सिर्फ नॉमिनेशन करना है और नॉमिनेशन के बाद सीधा आपको वीजा अप्लाई करना है। मतलब कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड इफ यू फाइंड अ स्पॉन्सर इमीडिएटली, आप अगर आपका वीजा रन आउट हो रहा है या कोई भी रीजन से, अगर आप
एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल अपना 186 लॉन्च करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट। ओनली टाइम पीरियड यू हैव टू वेट इज़ द एलएमटी। जो एलएमटी का पीरियड होता है, लेबर मार्केट टेस्टिंग, एलएमटी मतलब लेबर मार्केट टेस्टिंग। वो लेबर मार्केट टेस्टिंग क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉयर को न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है या ऑनलाइन पे कहीं भी नेशनल मीडिया में बेसिकली उनको ऐड देना पड़ता है, और ऐड में वो 28 डेज़ तक वो ऐड रखना पड़ता है। तो अगर वो एम्प्लॉयर वो कर लेते हैं, देन इट्स बिकम्स वेरी ईज़ी फॉर यू। सो वो 28 डेज़ का पीरियड सिर्फ़ वो एडवर्टाइज़मेंट का होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे वो पीरियड खत्म होता है, आप अपना नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपके एम्प्लॉयर आप अपना नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज़ सून एज़ द नॉमिनेशन हैज़ अप्लाइड, नेक्स्ट डे आप सेम डे भी कर सकते हो, लेकिन नॉमिनेशन का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ होना चाहिए। उसके तुरंत बाद आप अपना 186 ईएनएस का भी एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपको ब्रिजिंग वीज़ा भी उसका ग्रांट हो जाएगा अगर आप ऑनशोर हैं तो। सो बेसिकली अगर किसी का वीज़ा खत्म होने को आया है, 2 महीने बचे हैं, एंड इफ दे हैव अ स्पॉन्सर हू इज़ हैप्पी टू मेक स्पॉन्सर देम अंडर 186 स्ट्रीम, तो वो लोग अपना ये एवेन्यू यूज़ करके, उनको दूसरा कोई वीज़ा नहीं अप्लाई करना है, स्ट्रेट अवे वो इस वीज़ा पे जाके 186 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एवेन्यू फॉर दोज़ हू गेट एन एम्प्लॉयर हू इज़ हैप्पी टू स्पॉन्सर देम। तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सर करने को रेडी है 186 डायरेक्ट एंट्री के लिए, देन मेक श्योर आपके पास ये जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताए, दीज़ आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। उसके और भी रिक्वायरमेंट हो सकते हैं केस बाय केस बेसिस पे, लेकिन दीज़ आर द बेसिक्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल बी एबल टू हेल्प यू टू अप्लाई फॉर 186 वीज़ा। अभी करंटली प्रोसेसिंग टाइम फॉर 186 वीज़ा इज़ अप्रॉक्सिमेटली 1 टू 1 एंड हाफ ईयर, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन। अगर ऑक्यूपेशन आपका हाई डिमांड में है, लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो आपका वो 186 प्रायोरिटी में आ जाता है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेसिंग में हैं, इन दैट केस आपका थोड़ा-सा टाइम लगेगा आने में, 1 ईयर टू 1 एंड हाफ ईयर, बट स्टिल you can stay in Australia, you can work for your employer, and you can make your application little stronger. अगर आप ऑफशोर से कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इट्स वर्थ वेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 186 में आपका इन्विटेशन नहीं होता है, स्टेट नॉमिनेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ कोई प्रोसेस नहीं है। आपको इनवाइट के लिए वेट नहीं करना, कितने एप्लीकेंट्स हैं, व्हाट इज़ द नंबर एंड ऑल दैट। सो ये सारी चिंता आपकी चली जाती है अगर आप 186 डायरेक्ट एंट्री में जाते हो तो। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो या ओवरसीज़ हो, दोनों लोग ये इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड इफ यू रियली हैव एन एम्प्लॉयर हू इज़ हैप्पी टू स्पॉन्सर यू, एक चीज़ आपको पहले सिर्फ चेक करनी है कि आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट में है कि नहीं है। तो वो अगर आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाओगे एंड 186 ऑक्यूपेशन चेक लिस्ट लिखोगे, तो वो तुरंत ही वहाँ पे आ जाएगा, और आप बेसिकली वो एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग अवर वीडियो। I'm Krunal Naik, your registered migration agent, signing off for today, and I will, with a promise, to see you tomorrow.